बताओ बेटा, फाइनेंस बिजनेस और कोई? वेरी गुड. So basically beta, what is finance? Finance is totally and totally related to money. This is purely related to money. हम फाइनेंस वर्ड का यूज ही इसलिए करते हैं. ओके, अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट, एक बिजनेस को पैसा क्यों चाहिए और क्या क्या करेगा पैसे से. पहले तो वो क्या करते हैं बेटा, बिजनेस सोर्सेस ढूंढता है. आपने देखा है आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ट्रेंड चल रहा है. बच्चे बच्चे को पता है who's an entrepreneur and who wants to become an entrepreneur and how to become an entrepreneur, है ना. तो वो क्या करते हैं शार्क टैंक वगैरह में जाके, they are just getting the sources. आइडिया तो है उनके पास, राइट, एंड आइडिया वर्केबल भी है. नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रेजेंटिंग देयर आइडिया टू द पब्लिक. ओके, अब जब तुम अपना आइडिया लोगों को प्रेजेंट करते हो तब तो सोर्सेज उठाते. सोर्सेज भी कितने तरीके के होते हैं. अगर मैं अभी तो बहुत सारे तरीके के होते हैं क्योंकि आजकल तो बहुत कुछ आ गया है. अभी धीरे धीरे मैं आपको अपार्ट फ्रॉम योर बुक, क्राउड फंडिंग, पीयर टू पीयर लेंडिंग, ये सब चीजों से भी आपको मैं एक बार गो थ्रू कराऊंगी कि कल को आप अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो और अगर आपसे कोई पूछता है कि लेटेस्ट सिनेरियो बताओ कि हाउ यू कैन, you don't want to go to the Shark Tank or else you don't want to go to the SEBI, now you are asking for the money. ठीक है, तो उसमें बेटा हमारे डिजिटल लेंडिंग्स के सिस्टम चल गए हैं. आप अभी अपना फोन उठाओगे, यू कैन आस्क फॉर मनी फ्रॉम डिफरेंट पीपल. ठीक है, सो वो भी मैं आपको बताऊंगी थ्रू फोन, राइट. सो बेटा हमने क्या पढ़ना है बेटा, पहले तो कंपनी ने क्या देखना है, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रेजिंग फंड. ओके, सोर्सेस मतलब जरिया. अगर आप हिंदी में समझो तो इट्स मतलब जरिया, पैसा कहाँ कहाँ से उठाना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज जस्ट हैविंग अ गुड आइडिया यू कैन नॉट डू इट. आइडिया के साथ आपको पैसा भी चाहिए. स्टीव जॉब्स ने एप्पल जब लॉन्च किया था, he was having a great idea, he was having a great vision. Trust me, he went to HP Atari. उन्होंने भी उनका आइडिया रिजेक्ट कर दिया था कि ये तो चलेगा ही नहीं. What is this? ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता. But he was having faith on him. And gradually he, आप देखा कितना एम्पायर बना लिया उन्होंने. Gradually, right? So just having a mere idea, your business will not be. पैसा तो चाहिए. तो बेटा इसमें हमने क्या पढ़ना है बेटा, सोर्सेस. देन सोर्सेस के बाद बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है सब्सटेन. आपको पता है सब्सटेन क्या होता है बेटा? बेटा बिजनेस क्या करता है, आप पैसा इन्वेस्ट करेगा, है ना. दो तरीके के माइंडसेट के लोग बताते हैं. ओके, एक है कि मैं एक साल में 100% प्रॉफिट कमा लूं और चाहे अगले 2-3 साल में आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. और दूसरे तरीके का इंसान, मैं हर साल चाहे थोड़ा कमाऊं लेकिन हर साल कमाऊं. इस साल भी अगर मैं 20% कमा रही हूँ तो नेक्स्ट साल भी मेरा टारगेट है कि आई शुड अर्न मिनिमम 20%. थर्ड ईयर भी आई नीड टू अर्न मिनिमम 20%. You tell me as an investor, which company you go for? Second one or first one? Why? Because आपको पता है कि कंपनी हैज अ लॉन्ग टर्म विजन. अच्छा ये भी छोड़ो, कभी आपने पेट्रोल की ऐड देखी है? पेट्रोल की जो ऐड आती है कि रेड लाइट पे स्विच ऑफ योर कार्स. अगर आपके स्विच ऑन कार्स हैं, डोंट वेस्ट पेट्रोल, एक एक बूंद बहुत कीमती है आने वाली जनरेशन के. एक आपने वो भी ऐड देखी होगी, बच्चा अपने पापा को कहता है, कार में बैठा होता है, साइकिल वाले को देख के कहता है कि पापा फ्यूचर में मैं भी ऐसी साइकिल चलाऊंगा. उसके पापा हैरान हो जाते हैं कि बेटा अभी तो इतनी लग्जूरियस कार में बैठा हुआ है, यू आर इन सच अ कंफर्ट, एसी में बैठा हुआ है, नाउ यू आर आस्किंग कि पापा देखो फ्यूचर में मैं भी ऐसी साइकिल चलाता हुआ मिलूंगा. क्यों? क्योंकि अपने पापा को बोलता है आपने रेड लाइट में कार ऑन की है तब तक तो फ्यूल ही नहीं होगा, है ना. और आपको पता है ऐसी एड्स कौन लेके आता है? आप देखना कभी भी
HP, भारत पेट्रोल, अरे उनका तो बेचने का बिजनेस है पेट्रोल का, और वो आपको कह रहे हैं इस टाइम कि कार बंद करो, सेफ पेट्रोल सेफ पेट्रोल। उनके लिए तो अच्छा, उनको तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो पेट्रोल ज्यादा लग रहा है तो। बट वो आपको क्यों बोलते हैं ये चीजें, अपने इस छोटे छोटे प्रोमो से क्यों आपको समझा रहे हैं कि फ्यूचर में पेट्रोल नहीं रहेगा? बिकॉज देयर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, उन्होंने हमें सब नहीं कमा लेना, वो आगे 50 इयर्स का सोच के चल रहे हैं कि नेक्स्ट हमने 50 इयर्स में अपनी कंपनी को चलाना है, और अगर आज ही पेट्रोल खत्म हो जाएगा मेरे पास तो बेचने की कुछ नहीं है, मैं अपनी कंपनी को कैसे चलाऊंगी? राइट? सो हर कंपनी का बेटा वन टाइम अचीवमेंट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट सोल ऑब्जेक्टिव। हर कंपनी कहती है आई नीड टू सर्वाइव ऑन अ लॉन्गर रन, सो मेरे को सस्टेन करना है अपनी मार्केट में, दैट इज आल्सो वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा? और उसके बाद तो आपको पता ही है बेटा, ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? एक्सपैंड करोगे अपने आप को, राइट? फ्यूचर में अपने आप को एक्सपैंड करना है। एंड लास्टली बेटा, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल ऑफ योर रिसोर्सेज वॉट एवर यू हैव एज अ कंपनी विद यू। ठीक है बेटा? ओके। और सोर्सेस क्या होते हैं? या तो बेटा आप अपना इक्विटी से लेते हो, या आप क्या करते हो, डेट और लोन्स पे जाते हो। ठीक है? तो इसमें बेटा हम ये सब पढ़ेंगे आपके सिलेबस में जो जो है ना। ऑलराइट। अब बेटा चलो, लेट सपोज कंपनी, ये तो आपके चार चीजें हो गई जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ी कि कंपनी को क्या क्या चाहिए। अब लेट सपोज कंपनी ने सोर्सेज भी उठा लिए, फंडिंग ले ली, कंपनी के पास पैसा आ गया। अब कंपनी क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी। कहाँ करेगी? डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। ए में जाऊं, बी में जाऊं, सी में जाऊं, डी में जाऊं, तो इसका एनालिसिस भी चाहिए हमें, ये भी पढ़ेंगे। किस प्रोजेक्ट में जाऊं, चाहिए ना एनालिसिस। पैसा तो लिमिटेड, लेकिन आपने एक 11th 12th में बड़ा कंसेप्ट पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, है ना? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? उसकी कॉस्ट होती है द बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिवन अप, राइट? तो अब कंपनी ने क्या करना है? कंपनी ने बेटा एनालाइज करना है विच प्रोजेक्ट टू गो फॉर। ओके, सो इसमें भी हम सब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी, राइट? बिकॉज वी हैव लिमिटेड मनी विद अस। देन बेटा उसके बाद जब प्रोजेक्ट में लगा लिया, चलो किसी भी प्रोजेक्ट में लगा लिया, अब कंपनी को क्या मिलेगी? इनकम, राइट? अब कंपनी क्या करती है? अपनी इनकम को वही ग्रो करेगी और सस्टेन करेगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, इनकम को सस्टेन करना प्लस इनकम को ग्रो करना। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया? प्रोजेक्ट का एनालिसिस। सेकंड पॉइंट मेरा बेटा क्या हो गया? इनकम को जनरेट करना। थर्ड पॉइंट मेरा वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मेरा क्या हो गया? अपने आप को सस्टेन करना, इनकम को। एंड फोर्थ पॉइंट मेरा क्या हो गया? अपना ग्रोथ। ठीक है? ये मैं आपको ना छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के, कि सब्जेक्ट की कवरेज किया है आपकी लाइफ। ओके, बट प्लीज रिमेंबर अगेन, दिस इज ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। जब कभी पढ़ते हुए इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैं आपको बता दूंगी कहाँ इन्वेस्ट करो, कैसे इन्वेस्ट करो, सब करो। ठीक है? वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी जो हम सब्जेक्ट कोर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। ओके बेटा? इसके बाद बेटा एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बतानी है कि वी हैव टू डिफरेंट थिंग्स, टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट मोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
एंड सेकंड क्या होता है बेटा हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बेटा आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आई रियली हो, सभी कॉमर्स के हो गए। आप में से कोई इवन ऑल ऑफ दी स्टूडेंट जो भी ऑनलाइन भी ले रहा है, एनी ऑफ दी स्टूडेंट्स कोई मुझे बताएगा रियल एसेट की डेफिनेशन क्या होती है? आई एम नॉट आस्किंग द डेफिनेशन ऑफ एन एसेट, आई एम आस्किंग द डेफिनेशन ऑफ रियल एसेट। रियल एसेट का क्या होता है? Anyone wants to try what is a real asset? Until or unless any asset is not helping you to generate future income, that is not classified, that is to be classified as real asset. Any asset until or unless is not helping you to generate future income. आप लोगों के पास लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक स्कूटी या बाइक है आपकी, जिसे आप एवरीडे आते हो, एवरीडे जाते हो। एज बीइंग एन इंडिविजुअल अगर अपनी बैलेंस शीट बनाओगे तो दैट इज एन एसेट फॉर यू, यस और नो? इज दिस अ रियल एसेट फॉर यू और नॉट? व्हाई? अगर ये रियल एसेट है तो भी क्यों, अगर नहीं है तो भी क्यों? बताओ, एनी आइडिया? ट्राई तो करो एक बार। रियल एसेट है एंड बेटा वोट कर लेते हैं। रियल एसेट, हेलो, रियल एसेट है बेटा? बताओ बेटा, चलो रियल एसेट कितना ने बोला? 1 2 3 4 5। बेटा दिस इज नॉट अ रियल एसेट, दिस इज ओनली एन एसेट फॉर यू, दिस इज योर पर्सनल एसेट, राइट? रियल एसेट तब होता है ये, तो आप क्या करते हैं, वीकेंड में अपने फ्रेंड को ये बाइक रेंट पे देना शुरू करते हैं। वीकेंड पे तो आप अच्छे बच्चे हो, घर में बैठ के पढ़ते हो, कहीं जाते नहीं हो, सुबह भी पढ़ते हो, शाम को भी पढ़ते हो, रात में भी पढ़ते हो, है ना? वीकडेज में तो ट्यूशन आना पड़ता है, सेशन लेने पड़ते हैं, तो आते हैं। वीकेंड्स में तो कहीं नहीं जाते ना, फ्रेंड्स मिलते हैं, बस ये में नहीं कर रहे। आपने क्या किया, उनको अपनी बाइक रेंट पे देनी चाहिए। So now I will classify this as a real estate. Okay, done? अब बेटा दूसरी बात आती है, कोई भी कंपनी का ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव 2 होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? ओके, यस, समवॉट इट्स करेक्ट। प्रॉफिट होता है बेटा वन टाइम, है ना? आज जितना मर्जी प्रॉफिट कमा लो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, एज बीइंग अ कंपनी सबका ही सोल ऑब्जेक्टिव होता है ना? और एक होता है वेल्थ, फ्यूचर के लिए जोड़ के रखना, फ्यूचर के लिए अपने आप को कैपेबल बनाना। अच्छा, आपने कभी ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना, उनके टाइम में क्या होता था, मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से बताती हूँ। वो जब भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ लेते थे ना, चाहे वो हैंड टू माउथ हो, ठीक है, बहुत लाविश लाइफस्टाइल नहीं होगा उनका, बट वो हमेशा कोई भी चीज लेते थे ना, वो कहते थे मेरे ना ग्रैंडसन के काम आए, मैं ना उसके लिए बाय करके रख रहा हूँ कि फ्यूचर में जब वो होगा तो उसके काम आएगा। ये पर्सपेक्टिव होता था। आजकल के टाइम में तो अपने लोगों के खर्चे नहीं निकलते, तो ग्रैंडसन की क्या सोचेंगे, बट पहले के टाइम में तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी पूछना। अगर उन्होंने कभी कोई घर भी लिया होगा, उनका ये क्या होगा कि मेरे बच्चों के बच्चे होंगे ना, वो भी इसी घर में रहेंगे, उनको दिक्कत नहीं आएगी। So that is called your wealth maximization, right? And profit is always one time. कि अभी जितना कमा सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, करो। एंड
वेल्थ मीन्स फ्यूचर के अपने ग्रोथ एंड फ्यूचर के पर्सपेक्टिव के लिए ऑल्सो यू नीड टू अर्न, सो यू नीड टू क्रिएट वेल्थ फॉर योर इन्वेस्टर्स, जिन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, जिन्होंने आपको पैसा दिया अपना बिजनेस में लगाने के लिए, राइट? ट्रस्ट ही तो होता है। आपने उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, राइट? तो बेटा हम ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, ऑलराइट? अब बेटा बात कर लेते हैं आपके कोर्स की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोर्स बेटा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है बेटा, जो पार्ट 1 में है ना बेटा, फर्स्ट चैप्टर इसमें आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TVM भी बोलते हैं। अभी धीरे धीरे सीख जाओगे, अगर लिखना है तो लिख लेना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, इसमें बेटा मैं आपको क्या सिखाऊंगी, इसमें मैं आपको सिखाऊंगी एज पर ईयर्स जाते जाते हैं तो आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो खत्म नहीं कह सकते, मतलब कम होती जाती है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, महंगाई भी ले लो आप, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर। तो क्या होता है, आपकी ग्रेजुअली जो चीज आज आप 1000 में बाय कर सकते हो, आने वाले 10 साल के बाद आपकी वो चीज आप 1000 में बाय नहीं कर पाओगे, आपकी वैल्यू फॉर द मनी विल गो डाउन। ओके, इसमें हम यही पढ़ेंगे बेटा। इसमें मैं आपको 2 चीजें पढ़ाऊंगी, हम वैल्यू ऑफ मनी कैसे निकालेंगे, एक तो थ्रू डिस्काउंटिंग एंड थ्रू कंपाउंडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कोर्स, वेरी इजी, टोटली कैलकुलेटर का यूज है और थोड़ा सा आपकी मेंटल मैथ्स चलेगी इसमें, दैट्स इट, वेरी इजी टॉपिक। ओके, देन बेटा इसके साथ जो नेक्स्ट सीक्वेंस पड़ता है ना, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या है, जो इक्विटी पैसा उठाया है उसकी कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप बैंक से लोन लेके आ रहे हो, बैंक ने कहा ऐसा है सर 8% पे लोन दे रहा हूँ, तो आपका कॉस्ट ऑफ लोन क्या हो गया, 8%। ठीक है, तो बेटा केडी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट, अगर आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिए हैं और अगर आपने इक्विटी ली है तो उसको बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, केई से। ओके, हर कंपनी ऐसा कॉम्बिनेशन उठाती है जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ अ फंड इज मिनिमम। क्यों ज्यादा पैसा देना, कॉस्ट क्यों लेनी इतनी, और ये ना प्रॉफिट हो नहीं ना, कॉस्ट कॉस्ट ही निकली जा रही है। तो इसमें भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, बहुत सारी चीजें आएंगी आप। ओके, सब करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देन बेटा इसके बाद आता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। फिर आपका आएगा कैपिटल बजटिंग। बजटिंग का मतलब आई रियली होप आप समझते हैं बेटा, बजट्स आर ऑलवेज प्रिपेयर प्रायर, पहले बनते हैं बजट्स, रिपोर्ट्स बाद में बनती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो हम इसमें एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट, उससे क्या करेंगे, हम कैपिटल बजटिंग करेंगे फॉर एनी कंपनी और एनी फर्म। ओके, देन बेटा उसके बाद हमारी आती है डिविडेंड पॉलिसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड पॉलिसी बहुत छोटा सा पोर्शन है आपके इसमें, बट ये आपके फाइनल्स में जाके इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड,
ये ना सीक्वेंस है और हमने सीक्वेंस ही फॉलो करनी है, वी कांट ब्रेक दी सीक्वेंस। अगर मैं कहूँ बेटा चलो आज टाइम वैल्यू ऑफ मनी करते हैं और नेक्स्ट क्लास में कहूँ बेटा कैपिटल बजटिंग करेंगे, इट विल नॉट वर्क। मेरे को सीक्वेंस ही फॉलो करनी पड़ेगी। So that means if I am following sequence, तो आपको भी रिवीजन के टाइम में यही सीक्वेंस फॉलो करनी है। ऑलराइट, आपने भी ऐसा नहीं करना कि चलो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर जाते हैं, कैपिटल बजटिंग कर जाते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कैपिटल स्ट्रक्चर छोड़ जाते हैं, नहीं काम चलेगा। ओके, जो लास्ट का सीक्वेंस है वो छोड़ना चाहते वैसे तो छोड़ोगे नहीं, क्योंकि मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इफ इन केस कभी भी छोड़ना तो बेटा लास्ट का चैप्टर छोड़ सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग का जो सीक्वेंस नहीं छोड़ सकते। जो चेन है वो तो चेन फॉलो करनी है। ऑलराइट, अब बेटा सेकंड जो हमारा इसमें पार्ट है, इसमें मैं आपको क्या कराऊंगी, लिवरेज। फिर आपको बताऊंगी बेटा मैं अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, आपने 12th में भी पढ़ा होगा, रेशियो एनालिसिस। अगेन माय वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल आई गेस आप सब समझते हैं ना, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। डे टू डे ऑपरेशन में जितनी चीजें चाहिए आपको, दैट इज कॉल्ड योर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था, 12th तक बच्चे सीए माइनस सीएम आपका निकल जाता था वर्किंग कैपिटल, पर इतना नहीं होता, बहुत कुछ होता है। ओके, सब पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद बेटा वेरी इंपॉर्टेंट आपके रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। एनी वन ऑफ यू व्हाट आर द रिसीवेबल्स? Debtors and BR. Very good. It could be your debtors और BR जो हम 11th 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल। एंड ट्रस्ट में आपको पता है कंपनीज आर हायरिंग पीपल ओनली फॉर रिसीवेबल्स मैनेजमेंट एंड यू कैन गेट अ वेरी गुड पैकेज जॉब का। ठीक है, ये अपने आप में एक पीपल एक्चुअली कंपनीज आर लुकिंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रोल। ओके, मार्केट में इतनी डिमांड है इसकी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट की, राइट। देन बेटा फिर हमारा आ जाता है कैश मैनेजमेंट। एंड लास्टली बेटा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड फंड फ्लो। ठीक है, ये बेटा हमारा 2 पार्ट्स है जो हमने बेटा आपके एग्जाम के लिए इट्स वेरी रेलेवेंट टू कवर विद। ओके, ये बेटा ओनली फॉर सीएमए स्टूडेंट्स है, कैश फ्लो मैनेजमेंट। ठीक है, सिर्फ आप ही को दिया हुआ है, ये सी और सीएस में नहीं है ये वाला चैप्टर ना। ओके, एंड बेटा हमारी ना थ्योरी आएगी, आपको थ्योरी मिलेगी इसमें। अब इसमें जो न्यू सिलेबस है उसमें चेंजेस है ओल्ड सिलेबस से ज्यादा? नॉट एग्जैक्टली, ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट फाउंडेशन तो सेम है दोनों की। वो आई मैनेज। अभी ना मैं आपको बस इतना करा दूंगी ब्रीफ इंट्रो, देन आई विल लेट यू नो कि डिफरेंस कहाँ कहाँ आया है आपका। ओके, न्यू सिलेबस में क्या डिफरेंस है और ओल्ड में क्या था, सो यू कैन इवन यू नो आप खुद ही एनालाइज कर लोगे कि कहाँ कहाँ चेंजेस आए और व्हाई चेंजेस वर रेलेवेंट। ये भी तो देखना जरूरी है, चेंजेस लाने का मोटिव क्या था इंस्टीट्यूट का, बिकॉज ये भी तो इम्पोर्टेंट बन जाता है ना एज एन स्टूडेंट, आपको ये देखना। सो वो ग्रेजुअली वी विल डू, डोंट वरी। ओके, जो बेटा इसकी थ्योरी है ना जो मैंने अभी आपको लिखवाई है, ये बेसिक की एंड आपकी सॉरी बेसिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो वी विल कीप इट ऑन होल्ड। जो जो मैं आपको अभी पढ़ाती जाऊंगी 90% उसमें से आपकी वैसी सारी कवर हो जाएगी, जो 10% बच जाएगी वो भी मैं आपको करा दूँ, डोंट वरी। ओके, सो कोई ऐसी स्ट्रेस वाली बात नहीं है, कोर्स हम पूरा कंप्लीट करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसमें, राइट। एनी डाउट अभी तक बेटा?
So आप सब न्यू सिलेबस की हो, ओल्ड सिलेबस की हो? अच्छा, मिक्स है दोनों बच्चे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ग्रेजुअली आप लोगों को बताती रहूंगी कि ओल्ड सिलेबस में क्या है, न्यू में क्या चेंजेस आए हैं, तो वो हम कर लेंगे मैनेज। ठीक है, इतना कुछ नहीं है, कोर जो चीजें हैं वो तो पढ़नी है हमने, राइट? सो बाकी मैं आपसे डिस्कस करती रहूंगी बाद में। सो बेटा अभी काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। आपका जो इंट्रो स्टार्ट करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट क्लास में बेटा प्लीज 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 डू कीप अ कैलकुलेटर हैंडी विथ यू, with 2 highlighters, 2 different color pen. Okay, so this is the mandatory thing जो आपने अपने साथ हमेशा रखनी है। ऑलराइट, फोन भूल जाना घर पे, ये चीजें मत भूल। चलो बेटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में, पीवीएम। ओके, सो बेटा हम क्या करते हैं, इसको 3 में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मनी। नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज मनी, तो यू नो व्हाट इज मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट? सो इफ व्हाट आई डू, आई टेक अ प्लेन पीस ऑफ पेपर, उसमें मैं 10 रुपीज लिखती हूँ, अपने साइन करती हूँ, और मैं आपको देती हूँ कि मेरे को इन रिटर्न दे दो कोई गुड्स या सर्विस। सो यू विल एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर नोट। व्हाई? Great, because that particular note is not having government authorization. चलो एक और चीज बता दो, अब जिसमें गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन होती है उसको क्या कहते हैं? जिस नोट पे गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन होती है, चाहे वो इंडियन रुपी हो, चाहे यूएस डॉलर हो, चाहे आपका यूरो हो, पाउंड हो, उस मनी को क्या बोलते हैं? फियाट मनी। वेरी गुड, वी कॉल इट एज फियाट मनी। व्हाट इज फियाट मनी? डिमोनेटाइजेशन के टाइम में देखा था बेटा क्या हुआ था, रातों रात ही हमारे नोट एफिलिएशन खत्म हो गया था गवर्नमेंट का। That lose the identity of fiat money. Nobody was ready to accept it. Okay, so what is fiat money? जिसमें बेटा हमारा गवर्नमेंट का सिग्नेचर होता है। मानो इंडिया में कौन नोट्स इशू करता है? वेरी गुड, यूएस कंपनी में अगर गए इंटरव्यू देने के लिए, यूएस डॉलर कौन इशू करता है? इतना कुछ गूगल करते हो, ये भी कर लिया करो गूगल। कौन करता है? फेडरल बैंक। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है ना गवर्निंग बैंक, उनका फेडरल बैंक। ओके, कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद ऑल दीज थिंग्स। कल को इंटरव्यू देने जाओगे, किसी यूके फर्म कंपनी में गए, फर्म में गए, उसने ही पूछ लिया why UK is not using euro, why UK is having their own currency pound, यूरोपियन कंट्री है, why? फिर क्या बोलोगे उसको? तो आपको ये चीजें अपने आप को अपडेट करनी पड़ेगी। ओके, एंड ये एक टाइम में नहीं होगा, ग्रेजुअली ग्रेजुअली व्हेन यू गेट इन्वॉल्व विद द कोर्स तब आप खुद ही सीखने लग जाओगे। ठीक है बेटा? सो अब क्या है बेटा, फर्स्टली वी आर कवरिंग द डेफिनेशन ऑफ मनी, दैट इज, आपने बिल्कुल सही बोला था, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, money is also scarce. अगर हमारी गवर्नमेंट के पास प्रिंटिंग मशीन्स हैं भी मनी की, स्टिल व्हाई डोंट दे प्रिंट सो मेनी नोट्स की सब खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, इकोनॉमी भाई ऐसे हम तो हो जाए इकोनॉमी। व्हाई? बिकॉज उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है, स्केर्सिटी ऑफ मनी। एवरीवन इज फेसिंग द सेम इशू। तो कंपनी के साथ भी यही प्रॉब्लम है, दैट हमारे
sources of funds are very limited. Okay. अब now let's talk about the definition. अगर मैं इस definition को बेटा join कर दूं अपना value of money के साथ, तो मेरी क्या definition बनेगी? Any idea? अभी तो मैंने आपको क्या बताया है, सिर्फ डेफिनेशन बताई है अपनी मनी की. अब हम पढ़ रहे हैं बेटा वैल्यू ऑफ मनी. ओके. बेटा व्हाट इज वैल्यू ऑफ मनी? द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज received by spending money. क्या करोगे पैसा खर्च करके? गुड्स या सर्विसेज तो लोगे. अगर तुम कोई लेजरफुल एक्टिविटी भी कर रहे हो तो यू आर गेटिंग दी सर्विसेज. मूवी देख के आ रहे हो तो भी तो सर्विसेज ले रहे हो. ठीक है. सो मनी विल बी द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. वैल्यू ऑफ मनी विल बी द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज यू आर गेटिंग आफ्टर स्पेंडिंग द मनी. ओके. नाउ बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है. कभी ना आप अपने पेरेंट्स से पूछना, ट्रस्ट मी उनके टाइम में अगर मतलब मैं अपनी स्कूल की फीस आई स्टिल रिमेम्बर, मैं भी दिल्ली की पास आउट हूँ और मैं अपने बेटे से कंपेयर करती हूँ. माय स्कूल फीस वाज सो लेस और उसकी इतनी ज्यादा है फीस. हमारे टाइम में अगर कैंटीन के लिए ट्रस्ट मी, अगर मैं जिस दिन 20 रुपीज लेके जाती थी मुझे लगता था इट वाज अ फीस्ट फॉर मी, जिसमें आई कैन अफोर्ड अ पेप्सी और कोक आल्सो और मंचिंग के आई कैन गेट अ चिप्स आल्सो और एक कुछ वैसी मेन मील भी ले सकती थी. सीरियसली मैंने ऐसा टाइम, मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूं मैं, बट 20 रुपीज में स्टिल मेरे को अभी भी याद है मिल जाती थी सारी चीजें. इट वाज अफोर्डेबल. मतलब आप ये भी मत सोचना बहुत ज्यादा पुरानी मैम, बट इतना मेरे को, इतना मैं आपको बता सकती मिल जाता. बट आज के टाइम में ही आस्क मी फॉर 200 रुपीज. वो कहते कुछ आते ही नहीं, क्या करूं मैं? अगर मैं कॉफी भी लूंगा, कोल्ड कॉफी भी लेता हूँ, वो भी मम्मा 80 रुपीज की आती है स्कूल में, क्या करूं? राइट. सो एज टाइम इज गोइंग द वैल्यू ऑफ मनी इज, बेटा ये इस चैप्टर में हमने समझ. ठीक है. टाइम के साथ द वैल्यू ऑफ मनी ऑलवेज डिक्रीजेस. अगर यही तभी तो कहते हैं बेटा कीप ऑन इन्वेस्टिंग योर मनी, डोंट कीप योर मनी इन अ पिगी बैंक. अगर आप कुछ नहीं कर सकते, छोटा बच्चा भी हो आप, तो यू हैव द ऑप्शन. अभी तो छोटे बच्चों के भी अकाउंट खुल जाते हैं. गेट अ सेविंग अकाउंट. एटलीस्ट आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट तो मिल रहा है. राइट. सो योर मनी इज नॉट लूजिंग द वैल्यू. स्टिल कुछ ना कुछ तो कवर हो ही रहा है ना. पिगी बैंक में क्या है, वही का वही मल्टीप्लाई तो ना हो सकती है आपके लिए. राइट. सो बेटा ये वाला हमारा होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में. बेटा हमने ये सब पढ़ना है इसमें. ओके. सो आपकी बुक की लैंग्वेज में आपको लिखवा देती हूँ, जो आपकी बुक में लैंग्वेज दी हुई है इसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, आपकी जो स्टडी मटेरियल में है. इट रेफर्स टू
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हमने सीखी है ना, क्या सीखी है बेटा? विथ पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जल्दी बताओ, अपने आप लिखेंगे सब बच्चे, डिक्रीजेस या इंक्रीजेस? डन, पक्की बात है, वेरी गुड। इंक्रीज कैसे हो सकती है बेटा, बताओ? सॉरी, ओके। हाँ बेटा, मैंने आपको बोला है कि डिक्रीजेस क्यों होती है, इसके फैक्टर्स पढ़ने भी तो बहुत जरूरी है। व्हाट आर दी फैक्टर्स? What are the factors due to which the value of my money is decreasing? The most strongest predominant factor is your inflation. I really hope आप सबको 12th में तो बहुत ही ज्यादा था ना, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, और क्या था, रिसेशन भी था, और कितना कुछ था आपके इसमें ना, आई स्टिल रिमेम्बर, डिफ्लेशन भी था उसमें, यू नो। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है बेटा? राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज, कॉमोडिटी, जो भी आप लिखते हैं, ठीक है। एक टाइम पे बेटा एक ब्रेड जो आप अभी खाते हो, एक नॉर्मल ब्रेड, आटा ब्रेड 10 या 12 रुपीज की आ जाती थी। आज के टाइम में स्टिल, मतलब यू आर पेइंग 40 to 45 रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रेड। मिल्क का पैकेट देख लो, एवरी 6 months इट्स इंक्रीजिंग। 1 लीटर आपका 32 रुपीज का आता था, अब रिसेंटली इट्स 58 और 60 रुपीज, 66, हाँ 66 ना। तो बताओ बेटा, इन्फ्लेशन, सो इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज इन सेकेंड फैक्टर बेटा जो आपके मॉड्यूल में भी समझाया गया है, दैट इज योर सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स। आपने बेटा इकोनॉमिक्स जब पढ़ी थी तो आपने एक चीज पढ़ी थी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? कोई स्पेंड करेगा, फैक्टर्स पे लगाएगा, वो अर्न करेगा, वो अर्न करके ये फर्दर फैक्टर्स को पेमेंट करेगा, रेंट, लेबर, प्रॉफिट्स। अब यही वाले जो फैक्टर्स है ये स्पेंड करेंगे, स्पेंड करने के बाद अगेन वो प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करने के बाद फिर वही हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था। एंड हमने जब 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, हमने उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 स्टार पॉइंट पढ़ा था कि देयर इज नो लीकेज ऑफ फंड्स। याद है? एक आपको टॉपिक भी होगा इंजेक्शंस ऑफ फंड्स, और एक टॉपिक होगा लीकेज ऑफ फंड्स। लीकेज ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है? हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, उसमें बेटा हमारी मेन एजम्पशन क्या होती है? जो जितना फैक्टर कमा रहा है उतना ही स्पेंड कर रहा है, वो कोई सेव नहीं कर रहा, वो कोई म्यूचुअल फंड्स में नहीं डाल रहा, वो कोई स्टॉक मार्केट में नहीं डाल रहा, वो जितना अर्न कर रहा है उतना ही वो स्पेंड कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ बेटा? सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। मैंने अपना मन मारा, मैंने उसको स्पेंड नहीं किया, मन मान लिया, स्पेंड नहीं किया, तो बेटा क्या हुई? मेरी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे इम्पैक्ट किया,
डन? ओके, उसके बाद बेटा जो मेरा बनता है नेक्स्ट बनता है राइस इन प्रीमियम। अच्छा कभी ना, चलो कभी क्या, आप कभी भी तुम न्यूज देखोगे ना स्टॉक मार्केट की, उसमें बोलते हैं यूएस मार्केट में उन्होंने फेडरल बैंक ने इतने पॉइंट से बढ़ा दिया वो व्हाट यू कॉल इट, आपके इतने पॉइंट से सेविंग्स अकाउंट का वो बढ़ गया, पॉइंट से बढ़ गया, कम हो गया, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में इम्पैक्ट आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है या इंडियन इकोनॉमी कम हो रही है। आता नहीं है? क्या होता है ये बेसिकली, कभी सोचा है? अगर हमारा फेडरल बैंक, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वैसे तो वहां पे सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, मिलता है तो बहुत माइनर मिलता है। जैसे आपको पता है इंडिया में करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट पे आपको कभी इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस, अगर आपकी मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सीड कर जाती है तो आपको पे करना पड़ता है। और करंट अकाउंट कौन खुलवाता है? बिजनेस, ठीक है। और हमारे सेविंग्स अकाउंट पे क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे ही होता है ना हमारे साथ, ठीक है। और वहां पे इसको चेकिंग अकाउंट भी बोलते हैं, सेविंग्स अकाउंट को भी कॉल इट एज अ चेकिंग अकाउंट, ओके। अब बेटा हमारे क्या हुआ, फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट के पॉइंट्स बढ़ा दिए। आपको पता है ना, जो हमारी सेविंग्स अकाउंट होता है, जो एफडीज होती है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपने पोर्टफोलियो में कभी भी आप करते बनाते हैं अपना पोर्टफोलियो, तो उसमें से एक पार्ट आपको एफडी के लिए जरूर निकाल के रखना चाहिए, ऑलराइट, एज बीइंग एन इन्वेस्टर, छोटा सा प्रोपोर्शन। और उसमें आपका बेसिकली जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है, उसमें आपका मैटर करता है द पर्सन हु इज एन इन्वेस्टर, एज भी मैटर करती है। अभी तो आप लोग एग्रेसिव हो, कमा लोगे, यंग ब्लड हो, जॉब लगनी है, आगे सब कुछ होगा, लेकिन अगर जो यही हो ओल्ड एज, जो सीनियर सिटीजन हो, तो हम उसका पैसा नहीं डाल सकते मार्केट में, तो उसके लिए हम यही सोर्सेस ढूंढते हैं, वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट कुड बी योर एफडीज और दैट कुड बी योर सेविंग्स अकाउंट, जहाँ पे कंसिस्टेंट आपको रिटर्न आती रहे विदाउट एनी थ्रेट, रिस्क एक्सपोजर नहीं रख सकते उनके पोर्टफोलियो, ठीक है बेटा। तो अब क्या होता है बेटा, हमारे इंडियन इकोनॉमी में ना एफआईएस होते हैं, जो बाहर से पैसा लाते हैं और हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट, वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एक होते हैं DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बेटा इंस्टीट्यूशनल मतलब बड़ा, नॉट अ सिंगल पर्सन, दैट इज बेसिकली अ ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। अब बेटा क्या होता है, एफआईएस को कहीं पे भी अट्रैक्टिव डील मिलती है तो वो क्या करते हैं, इंडियन मार्केट से पैसा उठाते हैं, लिक्विडेट करते हैं, उसी जगह पे इन्वेस्ट, उनका तो काम है रिटर्न पाना, उनका कोई इमोशनल सोर्स नहीं है, अच्छा हिंदुस्तान है ये तो इंडिया है, उनका तो काम है रिटर्न लेना। उनको तो जहाँ पे बेस्टेस्ट एंड चीपेस्ट जगह मिलेगी वो तो वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे ना, उनके लिए कोई मैटर नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या करते हैं बेटा, हमारी ठीक है, तो बेटा वो क्या करते हैं, वो पैसा विड्रॉ करके ले जाते हैं। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कट 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 करके हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। और कभी इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ रही होती है तो बेटा क्या होता है, आपने कभी भी नोटिस किया होगा, कहते हैं कि एफआईएस ने इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफआईएस पैसा लेके आ रहे हैं, क्योंकि दे आर गेटिंग इंडियन स्टॉक मार्केट अ वेरी अट्रैक्टिव डील, ठीक है। तो बेटा ये वाला फिर राइज इन प्रीमियम मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करा दूंगी। सो बेसिकली क्या होता है, कंपनीज भी होती है ना बेटा, इम्पैक्ट तो कंपनीज के ऊपर भी तो आता है इन्फ्लेशन का, उनकी भी तो कॉस्टिंग बढ़ती है चीजों की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्टिंग बढ़ती है ना, तो इससे कोरिलेट करके फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ओके।